समाज मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों का अध्ययन समाज में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कई शाखाओं में से एक शाखा है। जिस तरह मनोविज्ञान का इतिहास है, उसी तरह समाज मनोविज्ञान का काफ़ी बड़ा और विस्तृत इतिहास है। इसके इतिहास को अरुण कुमार सिंह जी की किताब समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा में 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इन भागों के नाम जान लेते हैं। दार्शनिक विचारधारा, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट, समाज मनोविज्ञान का प्रारंभिक काल, अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, 1940 से 1970 के बीच का समाज मनोविज्ञान, 1970 के बाद का समाज मनोविज्ञान। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भाग यानी दार्शनिक विचारधारा के काल में क्या क्या होता है। आपको मालूम होगा, समाज मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है और विज्ञान का जन्म दार्शनिक विचारधाराओं से हुआ है। समाज मनोविज्ञान का जन्म भी दार्शनिक विचारधाराओं से हुआ है, जिनमें सबसे मशहूर नाम प्लेटो तथा अरस्तु जैसे दार्शनिकों का आता है। इन लोगों ने सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखलाई थी। बाद में कुछ दार्शनिकों जैसे हॉब्स, लॉक, ह्यूम तथा कॉम्टे ने सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अपने अपने ढंग के सुझाव पर बल दिया। इनमें से कॉम्टे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, उन्हें लगता था कि समाज में व्यक्तियों का व्यवहार किसी नियम द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ऐसा होने से हम मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी में सामाजिक व्यवहार से संबंधित दार्शनिक विचारों की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस समय के प्रमुख दार्शनिकों जैसे जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण योगदान किए। ऑलपोर्ट ने समाज मनोविज्ञान के इतिहास का रिव्यू करते हुए कहा कि इस संयुक्त योगदान के फलस्वरूप मानव सामाजिक व्यवहार की साधारण एवं सार्वभौमिकता सिद्धांतों का जन्म हुआ। इसमें कई अलग अलग सिद्धांत थे, जिनके सहारे एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवहार की व्याख्या होती थी। जैसे इस समूह के एक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार व्यक्ति की उस इच्छा पर आधारित होती है जो उसे अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक सुख प्राप्ति की ओर तथा दुख से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाने की ओर ले जाता है। इस मनोविज्ञान में सुखवाद यानी हेडोनिज्म की संज्ञा दी गई। इसी समूह के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार व्यक्ति में सत्ता या पावर प्राप्ति की इच्छा पर आधारित होती है। इसे मनोविज्ञान में अहमवाद इगोइज्म की संज्ञा दी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार के बारे में कई एक दार्शनिक सिद्धांत थे जो सामाजिक व्यवहार की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से किया करते थे। आजकल इन एक दार्शनिक सिद्धांतों की मान्यता करीब करीब समाप्त हो गई है। अब ये माना जाने लगा है कि मानव अंतःक्रियाओं ह्यूमन इंटरेक्शन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिनकी व्याख्या साधारण एवं एक सिद्धांतों द्वारा नहीं की जा सकी। फिर भी इन एक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के फलस्वरूप समाज मनोविज्ञान को 2 कारणों से एक स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक शाखा के रूप में उभरने में काफ़ी मदद मिली है। पहला कारण तो ये था कि इन सिद्धांतों के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया कि सामाजिक अंतःक्रिया की व्याख्या साधारण बोलचाल की भाषा में न होकर एक ठोस एवं यथार्थ तथ्य के रूप में हो सकता है। दूसरा कारण यह था कि सामाजिक अंतःक्रिया अन्य स्वाभाविक घटनाओं यानी कि नेचुरल इवेंट के समान प्रिडिक्टेबल तथा लॉफुल होती है। इन 2 कारणों की वजह से समाज मनोविज्ञान दार्शनिक चिंतन से दूर हटकर मनोविज्ञान की एक वैज्ञानिक शाखा के रूप में उभरता गया और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में लोगों के सामने आ गया। इस नई शाखा का रूप प्रयोगात्मक अधिक था तथा दार्शनिक बहुत ही कम। ट्रिपलेट ने 1897 में समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस हाइपोथेसिस की जांच की, जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना से किसी कार्य को करता है तो उसका परफॉर्मेंस उस सिचुएशन से अच्छा होता है जब वे उसी कार्य को अकेले बिना किसी प्रतियोगिता की भावना से करता है। तो समाज मनोविज्ञान का जन्म हो चुका है। जानते हैं उसका बचपन किस तरह गुजरा।